हाँ दोस्तों, आज हम एक नया सीरीज और नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम खुद भी पढ़ेंगे और आप लोगों के लिए भी लेकर आए हैं। जिनको भाइयों को ज़रूरत हो पीडीएफ के लिए, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हम स्क्रीन पे आपको लिख दे रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको हम दे रहे हैं, जिस भी भाइयों को पीडीएफ की ज़रूरत हो, हमारे संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आज हम देखते हैं। प्रथम हम देखते हैं प्राचीन इतिहास। क्या है प्राचीन इतिहास? प्राचीन इतिहास क्या है? इतिहास शब्द जो है वो इति प्लस हा प्लस आज से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है कि यह निश्चित था, या इसका तात्पर्य क्या है हिंदी में? यह निश्चित था। ग्रीस के लोग इतिहास के ईसोतोरिया ईसोतोरिया ग्रीस के लोग इतिहास को ईसोतोरिया शब्द का प्रयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? ईसोतोरिया शब्द का। ग्रीस के जो लोग थे, वो इतिहास को ईसोतोरिया शब्द से प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बूना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या था? बूना। हिस्ट्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोस्टस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? हिस्टोरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। इसका हेरोडोटस का इतिहास का जनक कहता है। हेरोडोटस को क्या कहता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या कहता है? जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इसके इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग कौन सा? प्रथम भाग है प्राचीन काल, मध्य भाग काल और तीसरा भाग है आधुनिक काल में बांटा गया। प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत है साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो हम प्रथम देखते हैं साहित्य स्रोत के अंतर्गत हमारा क्या है। साहित्य स्रोत धार्मिक साहित्य है, लौकिक साहित्य है और ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद, जिसमें पुराण, आरण्य, उपनिषद, महाभारत, स्मृत ग्रंथ आदि हैं। और अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में क्या। पुरातात्विक स्रोत में हमारा है अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तिकाल, चित्रकाल, ये जो हमारे पुरातात्विक शास्त्र में मिले हैं। और गैर ब्राह्मण ग्रंथ, जैन, बौद्ध आदि धार्मिक ग्रंथ, ये सब जो ग्रंथ है हमारे इतिहास में मिले हैं। चलिए ब्राह्मण साहित्य के बारे में देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ जो है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं ब्राह्मण साहित्य, वेद। आगे देखते हैं वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन का प्रकाश पड़ता है। क्या है? ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है। हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है। वेदों के द्वारा ये प्राचीन में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। तो हमारे पास वेद कितने प्रकार के? वेद 4 प्रकार के हैं। इसका डीपली व्यू हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसके में बहुत वेद पसंदीदा बुक है, उससे हम बनाएंगे। तो आज के ये शॉर्ट में आपको जो बता रहे हैं, उसके बाद डीपली बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिता की व्याख्या हेतु सरल ग्रंथ में की गई है। किसमें? सरल ग्रंथ में की गई है। ब्राह्मण का अर्थ होता है यक्ष। ब्राह्मण करते होता है यक्ष, अतः यक्ष के विषय को प्रतिदिन पादन करने वाला पंथ क्या कहता है? ब्राह्मण कहता है। अर्थात यक्ष के विषय को प्रतिपादन करने वाला क्या कहलाता है? ब्राह्मण कहता है। प्रत्येक वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? प्रत्येक वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे देखते हैं आरण्य। आरण्य क्या है? आरण्य ब्राह्मण ग्रंथ की अंतिम भाग है। आरण्य क्या है? आरण्य ब्राह्मण ग्रंथ की अंतिम भाग है, जिसके दार्शनिक रहस्यमयी विषयों में वर्णन मिलता है। इसके दार्शनिक रहस्यमयी विषयों में वर्णन मिलता है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इसे आरण्य कहते हैं। जंगल में पढ़े जाने के कारण इसे आरण्य कहते हैं। आरण्य कुल कितने प्रकार? आरण्य 7 प्रकार में उपलब्ध है। उपनिषद, उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीप।
नि का अर्थ होता है निष्ठा पूर्वक, नि का अर्थ होता है निष्ठा पूर्वक, और सद का अर्थ होता है बैठना। सद का अर्थ क्या होता है? बैठना। अर्थात जिसका रहस्य विद्या का गुरु ज्ञान समीप बैठकर प्राप्ति किया उसे क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत कहते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने का इसे क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन सा है? उपनिषद है। इसे क्या कहते हैं? वेदांत कहा जाता है। उपनिषद हमें प्राय प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त, उपनिषद से जो है हमें प्राय प्राचीनतम दार्शनिक विचारों और ज्ञान का प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है हमारा क्या? सत्यमेव जयते है, जो कि कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से उपनिषद है। उपनिषदों की कुल संख्या क्या है? 108। उपनिषदों की कुल संख्या क्या है? 108। वेदांत, वेदांत जो है वेदों की 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूप, ज्योतिष्य एवं छंद। आगे है सूत्र। वैदिक साहित्य का अक्षुण्ण बनाने के रखने के लिए शूद्र साहित्य का प्रावधान हुआ। स्थूल ग्रंथ कपल नाम का वेदांत से निकला है। कपल वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: छौद्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। सूत्र में क्या है? यह एक्स संबंधित नियम है। गृह सूत्र में क्या है? लौकिक और परलौकिक कर्तव्य का वर्णन है। धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्य है। उल्लेख, धर्म सूत्र को ही स्मृति ग्रंथ का विकास हुआ। धर्म सूत्र में क्या? स्मृति ग्रंथ का विकास हुआ। प्रमुख स्मृति ग्रंथ: मनु स्मृति, यक्षवल्क्य स्मृति, परामर्श स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि है। मनु स्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक मानी जाती है। मनु स्मृति जो है हमारा, वो सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक मानी जाती है। मनु स्मृति में भास्कर, टीकाकार और मेघातिथि, गोविंदराज, भारू रुचि तथा कुलोलुक भट्टका, कुल्लूक भट्टका है। यक्ष बाल स्मृति में टीकाकरण है, विशेष रूप से यशबिल यक्ष बल स्मृति का टीकाकार है, विशेष रूप से विज्ञानेश्वर तथा अपराख है। व्याकरण ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण और पाणविक कृति अष्टध्यायी है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा अथवा उसका पुत्र उग्रभाव थे। पुराणों की तरह मत्स्य पुराण और सबसे प्राचीन प्रमाणिक है। महाकाव्य, वैदिक साहित्य में धर्म साहित्य का रामायण है। वैदिक साहित्य में धर्म साहित्य में रामायण है, महाभारत दो नाम है। महाकाव्य, महाकाव्य में क्या है? वैदिक साहित्य में जो है धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत दो काव्य है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि भारत की रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। महाभारत में एक श्लोक है जिसका कारण सद सत अस्त्र संहिता कहा जाता है। सत संहिता कहा जाता है। महाकाव्यों की प्राचीन भारतवर्ष में सामाजिक अथवा राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। आगे है ब्राह्मणोत्तर स्रोत। बौद्ध साहित्य क्या है? बौद्ध साहित्य सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। सबसे प्राचीन है त्रिपिटक। इसका नाम है सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधामी पिटक। क्या? अभिधामी पिटक। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसा इंसाइकोलोपिया इंसोलोपिटिया कहा जाता है। जातकों में बुद्ध का जन्म का जातकों में बुद्ध का पुनर्जन्म की कथा है। जातकों में जो है बुद्ध की पुनर्जन्म की कथा है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में होता है। बौद्ध ग्रंथ जो किस भाषा में थे? पाली भाषा में थे। द्वीप एवं महावंश का मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। द्वीप वंश एवं महाकाव्य में मौर्यकालीन इतिहास जानकारी मिलता है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध का जीवन का चरित्र वर्णन है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र मिलता है। जैन साहित्य जो है, जैन साहित्य हमारा क्या है? जैन साहित्य का जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भागवती सूत्र में महावीर का जीवन में पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र है। जैन धर्म प्रारंभिक कल्प सूत्र है। सूत्र की रचना भद्रभाव ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। जैन ग्रंथों की रचना की जो प्राकृतिक भाषा में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण जैन धर्म हेमचंद्र रीति परिष्टि वर्णन है। जैन धर्म ग्रंथों का संकलन
अंतिम रूप से 6वीं शताब्दी में हुआ। जैन धर्म ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से किस 6वीं शताब्दी में हुआ। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों, विदेशियों, विवरण एवं जीवनियों पर रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं का कौटिल्य। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य का अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। कौटिल्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र जो भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र मौलिक इतिहास। अर्थशास्त्र मौल्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञानों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे इसके अतिरिक्त विशाखा दत्त एवं कृति मुद्राराक्षस सोमदेव और कृत्रिम कथा सागर सौमित्र कृति विध्वंस विध्वंस मंजूरी की महत्वपूर्ण स्रोत है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी का कश्मीर का इतिहास है। कल्हण द्वारा जो रचित हुआ था राजतरंगिणी, उसमें कश्मीर का 11वीं शताब्दी में कश्मीर का स्रोत। विदेशी यात्री यूनानी रोमन लेखक जो ईरानी रोमन लेखक है हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और पारस के संबंध का उल्लेख मिलता है। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और पारस के संबंध का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समकालीन निर्याकस अनेक्सिक्रिटस एवं अरिस्टोबुल ने विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। सिकंदर के बाद लेखकों को 3 राजदूतों मेगास्थानिजो एवं डायमेकेज तथा डायनेशिया उल्लेखनीय है। सेकुलस निकेटस का राजदूत मेगास्थानिज चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत के दरबार में आया था। सेकुलर निकेटस का जो राजदूत मेगास्थानिज था, वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थानिज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। डायमेसिक सीरियन नरेशन आंट्रानियोस का राजदूत था, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायनेमिसिस मिस्र नरेशी टोमिल फिलाडेस्लस का राजदूत था, जो कि अशोक के राज दरबार में आया था। ट्रॉमली का दूसरी शताब्दी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। ट्रॉमली जो ने दूसरी शताब्दी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। फिलिन के प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री का नामक पुस्तक लिखी। फिलिन ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधे तथा खनिज पदार्थ, भारतीय पशुओं तथा का उल्लेख मिलता है। नेचुरल हिस्ट्री में खनिज पौधे, पेड़ पदार्थ तथा भारतीय पशुओं का उल्लेख मिलता है। चीनी लेखक फाहियान 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसके तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। हेनसोंग जो है हर्ष का शासनकाल में भारत आया था और वो भारत में 16 वर्ष तक रहा और 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हेनसोंग ने 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था और वह भारत में 16 वर्ष रहा और 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हेनसोंग की भारत यात्रा का वृत्तांत सीयूकी नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? सीयूसी नाम से जाना जाता है। हेनसोंग को पिलग्रम्स प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अथवा यात्री को राजकुमार कहा जाता था। ऐतिहासिक शताब्दी सदी में अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय एवं भारतीय वेशभूषा तथा खान पान के आदि विशेष लिखा। आगे हमारा है इत सिंह शताब्दी के अंत में भारत आया था। इत शताब्दी का तो भारत आया। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय में भारतीयों का वेशभूषा तथा खान पान आदि पर लिखा। मातवान लिखने के वर्ष पूर्व अभियानों में चाओ चू कुआ ने चोलाकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। चीनी यात्री संग यून के 518 में भारत आया था। अल-रुबूनी 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने ताकीक एवं हिंद अथवा किताबे उल हिंद नामक ग्रंथ लिखी। अल-रुबूनी 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था। कहा था महमूद गजनवी को भारत आया था। उसने ताकीब हिंद अथवा किताबे उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन किया। अल-रुबूनी ज्योतिष के गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञातक था। 19वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान पाल प्रतिहार तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया। बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाला अल मसूदी ने राष्ट्रकूट एवं
प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी। अन्य विदेशी लेखक जो थे इबन बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा बृहद रेहलत है। यह 14वीं शताब्दी में भारत के उपमहाद्वीप के समीप था और संस्कृत जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत बताता है। तारकनाथ यह एक तिब्बती लेखक था जिसने कयूर तथा तयूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारकनाथ जो है ये एक तिब्बती लेखक था जिसने कयूर तथा तयूर नामक मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांडव देश की यात्रा पर आया था। पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत हम आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें चैनल को।